Hello, everybody, and welcome all to the lecture series. Back in the last lecture, we tried to get an overview of the provisions of defense of consent in the Indian Penal Code, and we tried to understand the philosophy on which this right of defense rests. The defense of consent, to recapitulate, rests or is premised on the philosophy that every person has an essential facet of personal or individual autonomy, that he can consent to a certain degree a harm against himself. हमने पिछले लेक्चर में कुछ प्रोविजंस का ओवरव्यू भी देखा कि कौन कौन सा प्रोविजन इंडियन पिनल कोड में इससे डील करता है, और 87 हमने स्टार्ट किया था एंड देन द वीडियो वाज to be ended. Before that, we proceed to the lecture of today, and इस lecture में हम remaining provisions को cover up करने की कोशिश करेंगे. I would request once again to all the students who are watching this lecture in their homes, kindly please, it is advisable to keep your Bear Act along and some leaflets to write it down and a pen. और मेरे साथ आप बेयर एक्ट की रीडिंग भी करते रहिएगा, और जो चीज़ें लेक्चर में वीडियो में आ रही हैं उनको नोट भी करते जाइएगा. बिफोर दैट हम थोड़ा सा पहले से रिकैप करके शुरू करते हैं. सेक्शन 87 जो कि थ्रेश होल्ड है जनरल एक्सेप्शंस में डिफेंस ऑफ कंसेंट का, ये वे टू जनरल और बहुत ज़्यादा आम किस्म का डिफेंस है जिसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्म रिकग्नाइज नहीं की गई है. ये वो डिफेंस है जिसमें हमने पहले ही बताया था कि कुछ कीवर्ड्स हैं जो आगे सेक्शंस में दिखेंगे आपको, जैसे गुड फेथ, कि वो एक्ट जो करने वाला था, जो किसी की कंसेंट से एक्ट कर रहा था, लॉ ये चाहेगा वहाँ पे कि वो गुड फेथ में कर रहा था एक्ट. आगे आपको वो 88 में, 89 में और 92 में दिख जाएगा, मगर यहाँ नहीं है. तो ये बात याद रखनी है, जो सेक्शन 87 है ये एक्ट को गुड फेथ में किया जाना नहीं मांग रहा है. दूसरा वर्ड है बेनिफिट. तो वर्ड बेनिफिट उन सेक्शंस में भी मिलेगा आपको कि जो एक्ट करने वाला एक्ट कर रहा था, इन्हें जो अक्यूज था, ही वाज डूइंग द एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु हैड गिवन द कंसेंट. सेक्शन 87 इस चीज़ को भी नहीं मांग रहा है. थर्ड इज़, जो मैं यहाँ स्पेसिफिकली इसी सेक्शन की ड्राफ्टिंग और फ्रेजियोलॉजी से कार्व आउट कर रहा हूँ, वो है 4 किस्म का मेंजरिया, जिसको कि इस बेयर लैंग्वेज ने इस सेक्शन की खुद ही एक्सक्लूड कर दिया कि 4 किस्म के मेंजरिया इस डिफेंस को क्लेम करने के दौरान अक्यूज्ड में एब्सेंट होना ज़रूरी है. यानी जब वो एक्ट कर रहा था उसको नहीं होने चाहिए इन 4 में से कोई भी एक किस्म का मेंजरिया. नंबर 1 क्या है? वो है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. तो पहला इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. नंबर 2 है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, या तो ये, और तीसरा इन्हीं 2 चीज़ों की या तो नॉलेज ऑफ कॉजिंग डेथ, और चौथा नॉलेज ऑफ ग्रीवियस हर्ट. यानी कि आप पहले हम इसकी बेयर लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर इसके इलस्ट्रेशन पे जाते हैं, फिर ये समझते हैं कि ये 4 मेंजरियाज एक्सक्लूड किए जाने का मतलब क्या हुआ, फिर डिफेंस में रह क्या गया. Kindly look at your Bear Acts. What Section 87 provides? Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt, and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt, is an offence by reason of any harm which it may cause, or be intended by the doer to cause, to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm, or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person
who has consented to take the risk of that harm. इसको हम रिफ्रेज इस तरह कर लेते हैं कि कोई भी किया जाने वाला एक्ट जो इंसान करे जिसमें उसका इरादा नहीं था मौत वाक़या करने का किसी का, या कोई शदीद ज़ख्म हर्ट पहुँचाने का, या ना इसकी मालूमात थी कि इससे इंसान शायद मर जाएगा या शदीद तौर से ज़ख्मी हो जाएगा, ये 4 चीज़ें ना थी अगर, और फिर उसने एक्ट किया उस इंसान की मर्ज़ी के साथ जिसके साथ किया, और वो इंसान 18 साल से ऊपर का था जिसके साथ एक्ट हुआ, तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ये सेक्शन 87। फिर से आप अपनी जगह रीडिंग लगाइए बेयर लैंग्वेज की और कीवर्ड्स नोट करिए। इन कीवर्ड्स के अलावा जिन कीवर्ड्स को हम कवर अप कर रहे हैं उसके अलावा कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 18 ईयर्स। इसीलिए नोट्स में भी आपने देखा होगा जो हमने रिटन मटेरियल दिया हुआ है उसमें हमने मेंशन किया हुआ है कि ये एक ऐसा प्रोविज़न है जो एज स्पेसिफिक प्रोविज़न है कि 18 साल से ऊपर के विक्टिम्स पे ही एप्लीकेबल है। मालूम ये हुआ अगर 16 साल का कोई पर्सन है और उसके अगेंस्ट एक्ट हुआ और अक्यूज्ड इस सेक्शन के अंडर बेनिफिट क्या क्लेम कर सकता है? द आंसर इज़ बोल्ड नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एज स्पेसिफिक प्रोविज़न है। अच्छा, दूसरा कीवर्ड वो है consent itself. Consent is actually the golden thread which will run between the provisions. जो ये सारे provisions हैं 87 से लेकर के 92, ये तो consent इनका golden thread है। consent यहाँ पे express और implied हो सकती है। एक्सप्रेस से मुराद है ज़ाहिर और आया, यानी इंसान कभी कभार अल्फाज के ज़रिए से साफ तौर से कह देता है। मिसाल के तौर पर 18 साल से ऊपर का इंसान चला गया किसी के पास टैटूइंग कराने के लिए, पियर्सिंग कराने के लिए, और उसके अंदर हर्ट हो गया, खून आया, वो एक इंजरी में तब्दील हो गया, डिफेंस ऑफ कंसेंट लिया जाएगा। उसमें इम्प्लाइड कंसेंट है, हालांकि अगर उसने पियर्सिंग कराते वक्त ये चीज़ लिख के नहीं करार पाई कि मुझे ज़ख्म होगा तो आप लायबल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक इम्प्लाइड कंसेंट है, जब आप आएंगे पियर्सिंग या टैटूइंग होगी तो ज़ख्मी तो होना ही होना है। समझ में आ रहा है? ये सारा जो है कंसेंट पे बेस्ड। और तीसरा कीवर्ड जो है वो है कि कंसेंट जिसने दी उसी का हार्म होना चाहिए, हार्म टू द पर्सन कंसेंटिंग। यहाँ वो हार्म ऐसा नहीं है तो इसका मतलब जो कंसेंट देने वाला है वो इंसान ही को इंजरी हुई हो। ये वो प्रोविज़न नहीं है जो और इंसान के रिस्पेक्ट में एप्लीकेबल। ऐसा नहीं हो सकता कि 22 साल का या 42 साल का कोई इंसान किसी और के रिस्पेक्ट में, सपोज 60 साल का इंसान है, उसने अपने 16 साल के बच्चे के रिस्पेक्ट में कंसेंट दे दी, 87 एप्लीकेबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो विक्टिम है वो 18 ईयर्स से बिलो है, तो इसलिए हार्म जिसको हुआ हो उसी की कंसेंट होनी चाहिए। ये सेक्शन 87 में सारा दिया गया है। नाउ अब हमें एक चीज़ जो समझनी थी वो ये कि ये 4 मेंजरियाज को एक्सक्लूड क्यों किया, तो फिर क्या बचा ये डिफेंस। एक्चुअली किस तरह के केसेस को ये सेक्शन या इस तरह का डिफेंस कवर करता है, मैंने नोट्स में भी आपको मेंशन किया था। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल रेसलिंग बाउट्स। Kindly read the illustration. A and Z agrees to fence with each other for amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play. And if A while playing fairly hurts Z, A commits no offense. तो अगर उस गेम के रूल्स के हिसाब से फेयरली खेल रहा है तो ए ने बी के साथ अगर रेसलिंग की और बी इंजर्ड हो गया सपोज, तो ए लायबल नहीं है अगर वो फेयरली खेल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द 4 मेंजरियाज व्हिच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ दिस प्रोविजन। नंबर 1 इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो इनको समझने से पहले एक ब्रीफ
क्रोनोलॉजी हम देखते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी जो होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से लग रहा है ये डेथ है, ग्रीवियस हर्ट है, ये सारे पर्सन के होते हैं। तो चैप्टर 16 जो है इंडियन पीनल कोड का, ये डील करता है इसी से, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ये सेक्शन 299 से लेकर के 377 तक स्ट्रेच करता है। अब अगर इस पे नज़र दौड़ाई जाए और ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी को देखा जाए गौर से, तो उसमें सबसे नीचे जो ऑफेंस मिलता है हमें क्रोनोलॉजी में, सपोज वो है ऑफेंस ऑफ असॉल्ट। असॉल्ट से ऊपर है क्रिमिनल फोर्स।